सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जब हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की तो हमने देखा कि सारा फोकस उनका एहतसाब पे था। फिर जिन जिन रहनुमाओं को जेल हुई उनको अदालतों से जमानतें भी मिली। अब एक बार फिर फोकस जो है हुकूमत का एहतसाब पर लगता है और इस कोरोना वायरस के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है कि गिरफ्तारियां होंगी, नैब और ज़्यादा सख्ती दिखाएगा। शेख रशीद साहब ने ये बात की, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां होंगी हमारे रहनुमाओं की। ये क्या आपको भी लगता है कि दोबारा गिरफ्तारियों का मौसम आने वाला है? और इस वक्त ये इतना दबाव डालने की वजह क्या नजर आ रही है आपको? मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने जब पहली दफ़ा एहतसाब किया तो उस वक़्त जनरली कोई बड़ी अपोजिशन नहीं थी, बल्कि एक तरह से सराहा जा रहा था कि क्योंकि पीछे इसके एक नैरेटिव था, करप्शन का एक हवा खड़ा किया गया था, तो इसलिए उस वक़्त वो एक्सेप्ट हो गया। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उससे फ्रस्ट्रेट होके हमेशा कोई ना कोई नैरेटिव जो है वो बरकरार रखना पड़ता है। तो पीटीआई समझती है कि उसका ये कामयाब नैरेटिव है कि जी करप्शन के ज़रिए अपने जो मुखालिफ हैं या सियासी मुखालिफ हैं उनको गंदा भी किया जाए और उनको डरा के भी रखा जाए और उनको जेलों में भी भेजा जाए। उनका ये एजेंडा पिछले 18-19 महीने कामयाब रहा है, तो वो समझते हैं कि ये मज़ीद अभी इसमें जान है तो इसमें मज़ीद चलाया जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जून के बाद ये एजेंडा चलना मुश्किल हो जाएगा। अब इनके पास यही आखिरी 1-2 महीने हैं और बेहतर तो होता कि ये परफॉर्मेंस दिखाते, कोई अपनी नई पॉलिसियाँ लाते, कोई नई लेजिस्लेशन करते। लेकिन अगर ये उसी पैटर्न पे चलेंगे तो ज़ाहिर है सिर्फ एहतसाब से लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। हुकूमत से सिर्फ एहतसाब की तवक्को नहीं की जाती, हुकूमत से अच्छी इकनॉमिक पॉलिसी की तवक्को की जाती है। लोग चाहते हैं उन्हें रोटी पेट भर कर खाना मिले, उनके मसाइल हल हों, उनकी तनख्वाहें मिलें। तो ये सारा कुछ तो हो नहीं रहा, कारोबार बंद है, तनख्वाहें मिल नहीं रही, कुछ मुआशी हालत ख़राब, कुछ कोरोना आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जून के बाद मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बहरान बने। सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ समझती है कि एहतसाब एक कामयाब नैरेटिव है उनका और इसीलिए उस पर वो बरकरार हैं, तो सिर्फ यही वजह है या 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड भी एक इशू है? क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि बगैर ऑपोजिशन के वो ये कोई किसी किस्म के आइन में तरमीम ला सके या एनएफसी अवार्ड में तब्दीली कर सके। उनको सपोर्ट चाहिए होगी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, दबाव डाला जा रहा है ऑपोजिशन पर ताकि ऑपोजिशन से तरमीम पर और एनएफसी पर हिमायत हासिल की जाए। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त मसला है वो सिर्फ 18वीं तरमीम बड़ा मसला नहीं है। मसला तो गवर्नेंस का है, इकनॉमिक्स का है। तो गवर्नेंस और इकनॉमिक्स अगर ठीक ना हो, अगर आप 18वीं तरमीम ख़त्म भी कर दें तो फिर भी मसला हल नहीं होगा। तो बुनियादी बात तो ये है कि जो भी कारपुरदाज़ान है वो गलत साइड पे ज़ोर दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम इस वक्त पाकिस्तान का सुप्रीम मसला नहीं है। सो अगर वो मसला है भी तो जिस तरह 10 साल के लिए पहले अबूरी तौर पर कनकरेंट लिस्ट थी, आप सूबों के साथ कोई 18वीं तरमीम से हट के मुआहदा कर लें। लेकिन अगर आप किसी को कोई चीज़ दे दें उससे वो चीज़ ली नहीं जा सकती। आप ये देखें, मशरकी पाकिस्तान सूबाई खुद मुख्तारी पे अलग हुआ, सिंधु देश का नारा इस पे लगा, पख्तूनिस्तान का नारा इस पे लगा, बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त तक अभी मामला ख़राब है वो सारा ये सूबाई खुद मुख्तारी का मामले से शुरू हुआ था। तो आप 18वीं तरमीम को अगर सूबाई खुद मुख्तारी को फिर क्वेश्चन करेंगे तो उससे फिर वही वहम, वही शकूक पैदा होंगे। मसला सिर्फ ये है कि केक की कटाई का, कि कितना केक वफाक को चाहिए, कितना सूबों को चाहिए। तो उसके लिए सूबों से रीनेगोशिएट करें और कोई उसका कोई ऐसा काबिल अमल बाइज़्ज़त हल जिससे सूबों को ये ना लगे कि जो उनको दिया गया था वो छीना जा रहा है, बल्कि ऐसे लगे कि सूबे जो हैं वो वफाक की मदद कर रहे हैं। तो शायद कोई इससे रास्ता निकल आए। अच्छा, जितनी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, शहबाज शरीफ खास तौर पे निशाने पर रहे तरीके इंसाफ के। एहतसाब की जब भी बात हुई है शहबाज शरीफ को उन्होंने खास तौर पे टारगेट किया है। इसकी क्या वजह समझ आती है? शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त ना कोई शोला बयानी कर रहे हैं, ना कोई खास एक्टिव नजर आ रहे हैं, बल्कि उनके बारे में तो हमेशा ये कहा जाता है कि बड़ी मुफाहिमाना पॉलिटिक्स करते हैं। फिर क्या वजह है कि सारी तोपों का रुख इस वक्त शहबाज शरीफ की तरफ है?
मेरा ख्याल है एक तो ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है गवर्नमेंट इन द वेटिंग होती है। आपको पता है अपोजिशन क्योंकि इस वक्त कोई और तीसरी बड़ी पार्टी नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ को कुछ भी हुआ तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर नून को फ़ायदा पहुंचेगा, और नून ही स्ट्रांग पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में उस पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए लामहला टारगेट जो है वो फिर शहबाज शरीफ बनते हैं, क्योंकि वही बड़ा सियासी मद्दे मुकाबल हैं इमरान खान के। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और सतह पे भी लड़ाई जारी है, और वो दूसरी सतह ये है कि तहरीक इंसाफ को चूँकि एक रियासती हमायत हासिल रही है, तो शायद तहरीक इंसाफ को ये शक है कि शहबाज शरीफ को भी रियासती हमायत हासिल है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है एक और सतह पर। तो सोहेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान शहबाज शरीफ को एक सियासी ऑल्टरनेट के तौर पे देखते हैं, और इसीलिए सारा दबाव इस वक्त शहबाज शरीफ पर है। कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आप सारे अल्टरनेट अपने ख़त्म कर रहे होते हैं, तो जिसको आप अल्टरनेट अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि ये कभी अल्टरनेट नहीं बनेगा, वो अल्टरनेट बन जाता होता है। तो मेरा ख्याल है कि अल्टरनेट तो हर वक्त सोसाइटी के अंदर मौजूद रहते हैं। भुट्टो साहब जितना ताकतवर आदमी, प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलर, उनके बाद भी हुकूमत चलती रही। बेनज़ीर भुट्टो इतनी पॉपुलर, थर्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीडर, मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लीडर, उनको शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान चलता रहा। अल्टरनेट्स तो मौजूद होते हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी उनकी जगह वज़ीर आज़म बनकर मुल्क चलाते रहे, आपने देखा। तो ये तो अल्टरनेट तो आ जाते हैं, कोई कभी अच्छा मिल जाता है, कभी अच्छा नहीं भी मिलता। सही। सो साहब, शहबाज शरीफ की सियासत पे अगर हम बात करें, अभी जैसे मैंने कहा कि कोई खास एक्टिव इस वक्त नहीं नजर आ रहे, मुफाहिमाना पॉलिटिक्स करते हैं, इससे उनको हासिल क्या हुआ है? क्योंकि वैसे तो जो मेन टारगेट नवाज शरीफ थे इमरान खान का, अब नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी बेटी मरीम नवाज जो है इस वक्त वो बेल पर रिहा हो चुकी है। लेकिन शहबाज शरीफ जो पार्टी में से भी तनकीद होती रही कि कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स करते हैं, इतनी मुफाहिमाना पॉलिटिक्स करते हैं, उससे उनको क्या हासिल हुआ? बेटा उनका हमजा जेल में है, एक बेटा जिला वतन होकर लंदन में बैठा हुआ है, खुद उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्होंने हासिल क्या किया है फिर ये करके? नहीं, इसमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम शरीफ फैमिली की सियासत को एज ए होल देखें या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत को अलग अलग देखें। पहले एज ए होल देखें तो आप यूँ समझें कि शहबाज शरीफ ने जो भी सियासत की, जिस तरह भी मैनेज किया, वो अपने बीमार भाई को जेल से निकाल कर बाहर ले गए। तो ये एक उनकी फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी, उनका एक बेटा बाहर चला गया मुकदमात से, ये भी बड़ी कामयाबी है। बाकी लोग यहीं गिरफ्तार हैं, वो चला गया। तीसरा, हमज़ा, मेरा ख्याल है कि उससे उसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बन रही है। वो जो था कि हमज़ा साहब जो हैं वो या शहबाज साहब मिल के खेलते हैं, जब हमज़ा जो हैं वो साल से अंदर हैं, तो फिर मिल के खेलने की थ्योरी कल को वो क्लेम करेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है। अब ये तो थी एज ए होल बात। अब अगर सेपरेटली आ जाए तो आप ये देखें ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी तो शहबाज शरीफ बने। पाकिस्तान के अंदर अगले वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ की तरफ से नुमाइंदे भी और उनके नॉमिनेटेड भी शहबाज शरीफ हैं। तो इस वक्त पार्टी चाहे पीछे से नवाज शरीफ ही डोरें लाते हैं, लेकिन फ्रंट तो उन्होंने मरियम को नहीं दिया। अभी तक शहबाज शरीफ ही फ्रंट पर हैं, वही पार्टी की सदारत कर रहे हैं। हाँ, ये दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ उस तरह से अब टारगेट नहीं रहे, क्योंकि शायद इमरान खान समझते हैं कि अब वो दोबारा, उनकी सेहत इस काबिल नहीं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ऐसे हैं कि वो उनके मद्दे मुकाबल कल को नहीं आ सकते। उनका फौरी मद्दे मुकाबल जो है वो शहबाज शरीफ होगा। तो इसलिए सारी तोपों का रुख शहबाज शरीफ की तरफ है। कल को अगर मरियम सरगर्म होंगी तो मेरा ख्याल है तोपें उन पर भी खुल जाएंगी। तो सोहेल साहब, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो तर्ज सियासत है उनका, उससे वो जो हासिल करना चाहते थे वो कर चुके हैं? देखिए, वही मैंने कहा ना कि अगर तो मजमूई तौर पर देखें तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। ज़ाती तौर पर देखें तो बाद लोग समझते हैं कि भाई उनकी कोई डील चल नहीं रही, उनका बेटा जेल में है, उनको जो है वो अब उनके खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं। तो ये एक कभी कभी ये चीज़ें बज़ाहिर ये नेगेटिव हैं, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाता है तो यही चीज़ें क्रेडिट में होती हैं कि मैं इतनी देर जेल में रहा, मेरे ख़िलाफ़ इतने मुकदमात बने, मैं तो टारगेट था,
मैं ही तो सबसे ज़्यादा मैंने ही तो फेस किया, तो ये पॉजिटिव भी उनका क्रेडिट बन रहा है। अगर वो सब कुछ फेस कर रहे हैं तो कल वो बड़ा बोल भी बोलेंगे कि मैं ही मुकाबला करता रहा। सुहेल साहब, एक तरफ तो हुकूमत दबाव डाल रही है ऑपोजिशन पे, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है हुकूमत पे। मिसाल के तौर पे जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है, ऑपोजिशन बार बार दबाव डाल रही है कि वो रिपोर्ट कहाँ गई, उन लोगों को सामने लेकर आए जिनकी वजह से मुल्क का नुकसान हुआ है, किसने सब्सिडी का फैसला किया, किसने एक्सपोर्ट का फैसला किया। अब आपने अपने पिछले कॉलम में ये लिखा है कि वजीर आजम को मशवरा दिया गया कि अगर इस पर आप ज्यादा आगे जाएंगे जहांगीर खान तरीन के खिलाफ तो सियासी तौर पर आपको नुकसान होगा। तो फिलहाल तो ये खामोशी है, लेकिन आपको लगता है ये खामोशी लंबे अरसे तक रह सकती है? ये रिपोर्ट मंजर आम पे ना लाना ये मुमकिन है तहरीक इंसाफ के लिए? जी हाँ, डिले कर सकते हैं, कुछ डिले किया भी है उन्होंने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको तादेर दबाना एक नया सियासी स्कैंडल बन जाएगा कि भाई बाकियों को तो आप 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा देते हैं, पीटीआई के लोगों की बारी आई है तो आप भूल नहीं रहे या उस स्कैंडल को सामने नहीं ला रहे, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे कम से कम उन्होंने टाइम ज़रूर ले लिया है, थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। और दूसरा ये है कि जैसे तवक्को थी कि भाई अगर ये रिपोर्ट आएगी तो जहांगीर तरीन खान साहब भी बोलेंगे, पीटीआई के लोग भी बोलेंगे, तो वो वक्ती तौर पे आप यूँ समझे कि सीज़ फायर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़क्कार सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।